नमस्ते। आप चाहे मंदिर जाएं या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, आपको वहां जाने की इजाजत हमारा संविधान देता है। इसलिए आप अपना संविधान जानें। उसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद। क्या आपको पता है संविधान क्या है? नहीं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ संविधान क्या है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे राज्य और अन्य संगठन चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे को मोटिवेट किया कि हम अपना ये पहला वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने समय पे उपस्थित हो सकें। वो सभी लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या लाइक किया और साथ ही साथ हमें डायरेक्टली जुड़ करके हमें फीडबैक प्रदान किया, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो टॉपिक पिछले 6 महीने से लगातार न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इन सब में काफ़ी ज़्यादा डिबेटेड है। और उस टॉपिक का नाम है कि क्या भारत की सरकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है। कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं दी, अलग अलग डिस्कशंस में अलग अलग बातें करी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में लिखी हुई जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स, उन प्रोसीजर्स या उन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए क्या भारत की सरकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है। इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। पहला अमेंडमेंट और दूसरा चेंज। नॉर्मली इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, जबकि चेंज का मतलब होता है बदलाव करना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, पर बदलाव नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान बदला नहीं जा सकता, इसे सुधारा जा सकता है। और उसको सुधारने के लिए आर्टिकल 368 ने, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल है 368, उसने इंडियन पार्लियामेंट को पावर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सके। इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद, ना कि भारतीय सरकार। सरकार और संसद दोनों में फ़र्क है। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर फैसला करते हैं, जबकि सरकार कैबिनेट के थ्रू डिसीजन मेकिंग करती है। इसलिए ये कहना कि भारतीय संविधान को सरकार बदल सकती है, ये बिल्कुल ही अनुचित होगा। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान को सिर्फ भारत की संसद में ही सुधार किया जा सकता है और उसे सरकार एक तरफा बदलाव या सुधार नहीं कर सकती। ध्यान रखिए कि एक बार फिर से इंडियन पार्लियामेंट के पास ये डिसीजन मेकिंग है, भारतीय सरकार के पास नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सुधार हैं वो किस तरीके से किए जा सकते हैं और उसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है। तो कोई भी सुधार अगर हमें अपने संविधान में करना है तो सबसे पहले एक विधेयक यानी एक बिल जो कि इस सुधार के लिए हो, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी हाउस में कोई भी व्यक्ति जो कि इस हाउस का मेंबर हो, वो एक बिल प्रेजेंट कर सकता है। याद रखिए, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर की राजस्थान असेंबली या फिर आपका आंध्र प्रदेश असेंबली, यहाँ पर इनके पास कोई भी राइट्स नहीं होते कि वो भारत के संविधान में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव कर सकें। तो पहला स्टेप हुआ कि बिल प्रेजेंट किया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज अमेंडमेंट का, और वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति इसे प्रेजेंट कर सकता है।
इस बिल को प्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर होना आवश्यक नहीं है और ना ही बिल प्रेजेंट करने से पहले हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई रिटन या मौखिक अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। जब हम बिल प्रेजेंट करते हैं तो बिल को डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का बिल, किस तरह का विधेयक, किस तरह का सुधार हमारे संविधान में करने की बात की जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास करना आवश्यक होता है। जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की तो इसका मतलब होता है 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि एक हाउस के हैं। यानी अगर हम लोकसभा की बात करें आज की डेट में तो 543 मेंबर हैं, तो मोर देन 50% का मतलब होता है कि आउट ऑफ 543 272 लोग हमारे इस बिल के पक्ष में वोट करें, तब जाकर के ये बिल पास किया जा सकता है। साथ ही साथ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, हालांकि 543 लोगों का एक सदन है लोकसभा का, पर यह आवश्यक नहीं है कि हर वक्त 543 लोग बिल प्रेजेंट करते वक्त या बिल के समय वोटिंग होते वक्त प्रेजेंट रहें। तो जितने भी लोग बिल के वक्त वोटिंग करते वक्त प्रेजेंट हैं उन लोगों का 2/3 बहुमत होने से ही ये बिल को पास किया जा सकता है, अदरवाइज़ उस बिल को हम पास नहीं कर सकते। इसके बारे में जानकारी हम आने वाले स्लाइड्स में और डिटेल में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका अगला स्टेप जो है वो ये है कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद इन बिल्स को कंसेंट लेना होता है 50% ऑफ इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर से। यानी जो राज्य की सरकारें होती हैं, जो राज्य का लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा जो होती है, उन विधानसभाओं से इनको 50% प्लस की मेजॉरिटी से बिल पास कराना होता है। और देश में अगर आज की डेट में 28 राज्य हैं तो 28 में से 14 राज्यों को ये बिल पास करना होता है अपने लेजिस्लेचर में, तभी जा कर के ये जो अमेंडमेंट है, ये जो सुधार है, ये लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये सब केसेस में नहीं होता, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है, जिसके बारे में चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में आगे आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। वंस द अमेंडमेंट इज पास्ड, एक बार जब दोनों पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से हमारा बिल पास होता है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य सरकार, राज्य की जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो विधानसभा होती है, वहाँ पर जो बिल पास होता है उसके बाद पार्लियामेंट से ये बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस बिल के ऊपर अप्रूवल्स नहीं आते तब तक ये बिल को पास नहीं किया जाता और तब तक ये जो सुधार है इसे पेंडिंग रखा जाता है। यानी कि इस सुधार का फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब हमारे लिए ये अभी तक तो हम ये समझ चुके हैं कि भाई बिल को सुधार कैसे किया जा सकता है। बिल को सुधारने के लिए हमें क्या क्या चीज़, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी या स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल, इसके बाद ही एक बिल को पास किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि यार ये जो स्पेशल अप्रूवल्स हैं या फिर जो सिंपल मेजॉरिटी है, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट है, ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया किस तरह के अमेंडमेंट्स हैं और उनको पास करने का क्या तरीका है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से भी पास करा सकती है और उन अमेंडमेंट्स को लागू किया जा सकता है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी 50% ऑफ विधानसभा जो कि देश में है, उन 50% विधानसभाओं के द्वारा इस बिल के ऊपर कंसेंट देना आवश्यक होता है, तब जाकर के इन बिल्स को पास किया जा सकता है। तो 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन विथ फ्रॉम द स्टेट
लेजिस्लेचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल मेजॉरिटी की। क्या है ये सिंपल मेजॉरिटी? जैसा कि वर्ड बता रहा है आपको, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि एक बिल जिसको हमने अमेंडमेंट के लिए पेश किया, आर्टिकल 368 के अंतर्गत उस बिल को दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास करे बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि एक पार्लियामेंट में है उसका 50% +1 से उस बिल को पास कराना चाहिए, और दोनों सदन जब इसे पास कर देते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, तो इस तरह के अमेंडमेंट्स को लागू किया जा सकता है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए, किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मल अप्रूवल इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बिना कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस जिसके बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें कि अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से, वो हैं एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर सरकार कोई नया स्टेट बनाना चाहती है, अगर वो किसी स्टेट की बाउंड्री में कोई चेंजेस करना चाहती है, यानी बाउंड्री को चेंज करना चाहती है, स्टेट के नाम को बदलना चाहती है, रूल्स जो कि आपके पार्लियामेंट को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन रूल्स के अंदर के चेंजेस, सिटीजनशिप को एक्वायर करना, सिटीजनशिप देना और सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना, इलेक्शंस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से कराना, ये सारी चीज़ों को सिंपल मेजॉरिटी से इसके बीच में अगर किसी तरह का कोई सुधार रिकमेंड किया जाता है तो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरे तरह के अमेंडमेंट की, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। जैसा कि वर्ड स्पेशल दिया गया है इसमें, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में आपको दो पैरामीटर्स को कंप्लीटली पूरा करना पड़ता है। जैसे पहला पैरामीटर है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। मींस अगर लोकसभा में कोई बिल दिया गया है तो लोकसभा में कुल मिलाकर के 543 मेंबर्स होते हैं, और उसका 50%, मोर देन 50%, 272 MPs का होता है। तो अगर हमें स्पेशल मेजॉरिटी से कोई बिल पास करना है तो पहले हमें कम से कम 272 लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, और साथ ही साथ उस वक्त जिस वक्त की वोटिंग की जा रही है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन लोगों का 2/3 बहुमत हमारे पास होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए उस वक्त सिर्फ 500 लोग ही सदन में मौजूद हैं तो 500 लोगों का 2/3, कोई बता पाएंगे कि 2/3 कितना होता है? प्लीज़ अगर आप बता सकते हैं तो फटाफट कमेंट में मेंशन करें। हालांकि 2/3 500 का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है तो 500 का अगर हम 2/3 बहुमत की बात करें तो वो होता है 334, यानी 334। अब हमें ये देखना होता है कि एक जगह पर जब हम बात कर रहे हैं 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप मींस 272, और दूसरा 2/3 ऑफ द पीपल जो कि प्रेजेंट हैं उस वक्त और वोट कर रहे हैं, उसका जो कि अगर 500 लोग प्रेजेंट हैं तो उसका होता है 334। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस वक्त 334 लोगों की सहमति की ज़रूरत होती है उस बिल को पार कराने के लिए। इनमें से 272 और 334 ये जो दो नंबर है, इनमें से जो भी नंबर अधिक होगा उस नंबर को फॉलो किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी में। मैं इसका दूसरा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ जिससे ये ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर 543 मेंबर्स एक हाउस में हैं तो 543 का आधा से ज़्यादा 272 होता है। लेकिन मान लीजिए जिस दिन ये विधेयक पेश हुआ उस दिन मात्र और मात्र 300 लोग ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट थे और 300 लोग ही वोट कर रहे थे। तो 300 लोग अगर वोट करने जाते हैं तो 300 का 2/3 200 होता है। यानी 200 लोग अगर बिल के समर्थन में अगर वोट करेंगे तो ये जो 200 लोग हैं
ये 2/3 बहुमत को क्वालिफाई करेगा। बट अगर मान लीजिए 200 लोगों ने वोट कर तो दिया बिल के फेवर में, लेकिन 50% ऑफ द हाउस क्या है, 272, तो इन दैट केस जो 300 लोग वोट कर रहे हैं उसमें से 272 लोगों को समर्थन देना होगा, तब जाकर के बिल को पास किया जा सकता है, ना कि 200। यानी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो नंबर काउंट किया जाएगा। और इस तरह के अमेंडमेंट किस तरह के प्रोविजंस में कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स आर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो हमारे सरकार की स्टेट पॉलिसी होती है उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, या हर वो प्रोविज़न जो कि टाइप 1 ऑफ अमेंडमेंट और टाइप 3 जो कि हम आगे पढ़ेंगे या आगे जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो उसमें जो चीज़ें कवर नहीं होती वो सारी के सारे अमेंडमेंट्स को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही किया जाता है। याद रखिए, हमेशा चाहे किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसके बाद तीसरे तरह का अप्रूवल जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट कंसेंट, यानी दोनों सदन तो पारित करें स्पेशल मेजॉरिटी से, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि 50% ऑफ द टोटल मेंबर एंड 2/3 ऑफ द टोटल पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग में से जो ज़्यादा नंबर होगा उतने यस होने के बाद ही स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ होती है। और जब स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों सदन किसी बिल को पारित करते हैं और उसके बाद उन बिलों के ऊपर हमें राज्य के जो विधानसभाएं हैं वहाँ से जो हमें कंसेंट चाहिए होती है, वो कंसेंट लेने के बाद ही हम चेंजेस कर सकते हैं। तो कितने परसेंट विधानसभाओं से कंसेंट चाहिए होती है? 50% ऑफ द टोटल विधानसभा जो कि उस वक्त एक्टिव है। यानी अगर 28 राज्य हैं हमारे पास, तो 28 में से 14 राज्यों की विधानसभा से ये बिल पारित होना चाहिए विथ अ सिंपल मेजॉरिटी, यानी जितने लोग प्रेजेंट हैं वो वोट करें और अगर उनका 50% से ऊपर होता है तो वो बिल पारित हो जाता है, और तब वो काउंट होता है स्टेट कंसेंट के अंतर्गत। वंस दी स्टेट कंसेंट मिलता है उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं और ये बिल पारित माना जाता है। बट रिमेंबर, 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। इलेक्शन, ये किस तरह के प्रोविजंस हैं जिसको इस तरीके से सुधारा जा सकता है? वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स दिए हुए हैं उन पावर्स का किस एक्सटेंट तक वो पावर्स होने चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का सुधार अगर किया जाए तो वो अमेंडमेंट 3 टाइप से ही किया जा सकता है। एनी ऑफ द प्रोविजन लिस्टेड इन शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, यानी ये जो पावर पार्लियामेंट को दी गई है ना, अगर आप कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का करना चाहते हैं, प्रोसीजर में करना चाहते हैं, तो आपको जहाँ पर कि स्टेट इन्वॉल्व है वहाँ पर आपको इस 3rd कैटेगरी से ही किया जा सकता है। और फाइनली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आजकल हम सुनते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दखल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दखल भी सरकार नहीं दे सकती, पार्लियामेंट कर सकती है। तो कोई भी प्रोविज़न रिलेटेड विथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी स्पेशल मेजॉरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट कंसेंट के साथ ही पारित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए तीनों तरह के अमेंडमेंट्स। हमने अभी तक देखा कि क्या सरकार बदल सकती है संविधान। हमें समझ में आया कि आर्टिकल 368 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, अमेंडमेंट का इस्तेमाल करता है और चेंज का इस्तेमाल करता है, और कहता है कि संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता बल्कि संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है। कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? 3 तरीक़ों से अमेंडमेंट को
किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम बात करते हैं कि कितना स्कोप है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम चर्चाएं कर रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान खतरे में है। तो पहले आप ये समझिए कि हमारे देश के जो संविधान है उसको अमेंड यानी उसमें सुधार करने की क्या गुंजाइश बनती है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 368 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट किसी भी तरह के संशोधन को कर सकता है, किसी भी तरह के सुधार को कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, जो कि इंक्लूड करते हैं हमारे संविधान के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को। उसको भी अगर चाहें तो पार्लियामेंट उसमें सुधार कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे संविधान की जो बेसिक नींव है, जिसके आधार पर यह संविधान लिखा गया है, उसको अफेक्ट किए बिना किसी भी तरह का सुधार पार्लियामेंट अंडर 368 आर्टिकल कर सकता है। हालांकि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट किया जा सकता है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान सर्वप्रथम है, सबसे ऊपर है। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस देना मैंडेटरी है। द सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश में जो कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि देश में हिंदुत्व है, देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ना ही देश को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाया जा सकता है और ना ही देश को एक इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। संविधान कहता है कि देश सेकुलर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो भी हमारे जजेस हैं, जो भी हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको इंडिपेंडेंस दी जाए। इनको सरकार के डे टू डे फंक्शनिंग में इनकी कोई रिपोर्टिंग ना हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी जो इलेक्टेड नेता हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, और जो जुडिशरी है, इनके बीच में अलग अलग तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। उस पावर्स को उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना और उस डिस्ट्रीब्यूशन को में सुधार करने के लिए इस बेसिक स्ट्रक्चर में इसे शामिल किया गया है। पार्लियामेंट सिस्टम, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, यानी जितने भी लोग हमारे देश में काम करते हैं, रहते हैं या हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें जस्टिस का एक्सेस मिलना चाहिए और जो लॉ का रूल होना चाहिए। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं संविधान के और जो फंडामेंटल राइट हर नागरिक को मिले हैं, उनके बीच में एक हार्मनी और एक बैलेंस होना चाहिए। और बहुत ही लिमिटेड पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो अपने आप किसी भी अपने दम पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को सुधार कर सके। उसके लिए बहुत ही लिमिटेड पावर उन्हें प्रोवाइड की गई है, जो कि इसके अंदर है। सो समरी ऑफ लर्निंग क्या है? कैन इंडियन गवर्नमेंट चेंज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? The answer is no, because जो पावर्स हैं आर्टिकल 368 के, वो पावर्स इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है। बट एट द सेम टाइम
वो पावर्स जो कि इंडियन पार्लियामेंट के पास हैं वो अमेंडमेंट करने के लिए हैं, सुधार करने के लिए हैं, बदलाव करने के लिए नहीं। कैन पार्लियामेंट अमेंड वेरियस प्रोविजंस? यस, पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं वेरियस प्रोविजंस को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोविजन जिसे हम चेंज करना जिसे हम सुधारना चाहते हैं, और उसके अप्रूवल मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट इस तरह के प्रोविजंस में सुधार ला सकती है। ये तो था हमारा एक छोटा सा प्रयास, जहाँ पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक काफ़ी दिनों से चला आ रहा था कि संविधान में बदलाव किया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, उसके बारे में एक संवैधानिक रूप से क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे इस चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके की नॉलेज को अगर आप पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी से संविधान के अलग अलग हिस्सों को आपके लिए लेकर के आएँ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और किसी भी तरीके का फीडबैक अगर आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेल अस at aapkasamvidhan@gmail.com। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक @आपका संविधान हमारा ID है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल माई लवली ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आप चाहे मंदिर जाएं या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, आपको वहां जाने की इजाजत हमारा संविधान देता है। इसलिए आप अपना संविधान जानें। उसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद। क्या आपको पता है संविधान क्या है? नहीं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ संविधान क्या है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे राज्य और संगठन चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज का टॉपिक है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। ये जो टॉपिक है ये जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर हर उस व्यक्ति के लिए जो कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, डिफेंस हो, रेलवेज़ हो या किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। साथ ही साथ हम भारतीय नागरिकों को भी ये समझना और जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से एक भारत का प्रेसिडेंट की चुनावी प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, एमपी कैसे चुने जाते हैं, ये तो लगभग सब लोगों को पता है, परंतु देश का हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चुना जाता है, इसके बारे में लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आज के सेशन में हम ये अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेशन का? इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को समझने का। साथ ही साथ उन जो भी व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उनके पास किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो कौन सी पात्रता है जो होना आवश्यक है, उन राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं उसका कंपोजिशन किस तरीके का होना चाहिए, और साथ ही साथ अपने उन लोग भाइयों के लिए, अपने उन कलीग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए जो लोग आज किसी न किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन साथ ही साथ जो लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, रेलवेज, बैंक पीओज इनकी तैयारी कर रहे हैं, एस्पायरेंट हैं जॉब के लिए, उन लोगों के लिए जनरल नॉलेज से जुड़े हुए एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर कवर करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति है क्या। सो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर अपने इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे इस देश को हेड करते हैं, हमारे इस देश को संभालते हैं और आगे लेकर के जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डी फैक्टो फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं और वो हेड होते हैं हमारे आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस में जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उसके ये डी फैक्टो कमांडर माने जाते हैं और 5 साल का इनका टर्म होता है।
किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। इसमें किसी तरह का कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं, और वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 35 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके पास लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो फुलफिल करना चाहिए। एंड प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल गेन। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है या फाइनेंशियल गेन होता है किसी भी तरह का सरकारी या गैर सरकारी, वो उसे होल्ड नहीं करना है जब तक कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ही शुड बी टोटली इम्पार्शियल। वो अपने किसी भी तरह के प्रॉफिट पोजीशन को हेड नहीं कर सकते। अ प्रेसिडेंट हु इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा और अ राज्यसभा। अगर कोई व्यक्ति है जो कि इलेक्शन के वक्त पे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तो उस व्यक्ति को उस वक्त तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन जीतता है और प्रेसिडेंट के लिए ओथ लेने के लिए जाता है उससे पहले उसे वो अपनी वो सीट को वेकेंट करना अनिवार्य होता है। तो ये तो थी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जानते हैं कि ये इलेक्शन होता कैसे है। व्हाट इज़ द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को इलेक्ट करने के लिए किस तरीके का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के जो कि इलेक्टेड हैं, याद रखिए द वर्ड कॉल्ड एज इलेक्टेड, और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स along with the union territory of दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये इन जगहों के जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो सब मिलकर के हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई के चुनाव में वोटिंग करते हैं, और यही सब लोग मिलकर के इलेक्टोरल कॉलेज को बनाते हैं। द नंबर डिफर्स। एक एमएलए जो कि दिल्ली का है उसके वोट की वैल्यू अलग होती है, और एक एमएलए जो यूपी का है उसकी वोट की वैल्यू अलग होती है। क्यों? क्योंकि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एंड लेटर ऑन 84th अमेंडमेंट जो कि हुआ था उसके हिसाब से 1971 का जो सेंसस है उसके बेस पर यह डिसाइड होता है कि जो एमएलए कितने व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एमएलए जितने व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है उसके हिसाब से ही उसके पास वोटिंग की पावर दी जाती है, उसके वोट की उतनी ही वैल्यू दी जाती है। क्योंकि यूपी में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यूपी के एमएलएज को जो कि वोट की वैल्यू अधिक होगी एज़ कम्पेयर टू राजस्थान या सिक्किम जैसे स्टेट्स जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, और उसकी वजह से जहाँ पर आप देखेंगे कि कम लोग रहते हैं तो वहाँ के एमएलए की भी वोट की वैल्यू कम मानी जाएगी। तो किस तरीके से ये जो वेजिंग ऑफ वोट होता है हम उसकी बात करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग एमएलए के अलग अलग वोट्स होते हैं। बट उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कंपोजिशन कैसे बनता है, कि एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका कंपोजिशन, उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो सबसे पहले जानिए कि जो सबसे पहला व्यक्ति जो आता है इसमें वो आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बोथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के 543 इलेक्टेड मेंबर्स एंड राज्यसभा के 233 इलेक्टेड मेंबर्स। रिमेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ही आ सकते हैं। अगर किसी मेंबर को नॉमिनेट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द अपर हाउस राज्यसभा तो वो मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ ईच स्टेट्स, हर स्टेट से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी लोअर हाउस में, अपर हाउस में नहीं। याद रखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में MLA कैन वोट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन वोट, नॉट MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमिटी। तो सॉरी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन वोट कर सकता है? MLA वोट कर सकता है जो कि चुन करके आया है, और हर स्टेट का MLA की एक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं पौंडीचेरी एज वेल एज दिल्ली, यहाँ पे भी जो MLAs हैं उनके पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्लियर बिफोर जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाने से पहले जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया एज एन स्टेट। सो तब तो वहाँ के MLAs के पास वोटिंग राइट्स थे, बट एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, और अभी इनके पास वो वोटिंग राइट्स नहीं हैं। क्यों? अभी इनके पास वो वोटिंग राइट्स नहीं हैं। सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी के ही MLA और MLC इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि अलग अलग MLA, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर स्टेट के MLA का एक अलग वैल्यू ऑफ वोट माना जाएगा। जहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है वहाँ के MLA की वैल्यू अधिक होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ के MLA के वोट्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? नमस्ते। आप चाहे मंदिर जाएं या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, आपको वहां जाने की इजाजत हमारा संविधान देता है। इसलिए आप अपना संविधान जानें। उसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद। क्या आपको पता है संविधान क्या है? नहीं? तो चलिए मैं आपको
आपको बताती हूँ संविधान क्या है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे राज्य और अंगसंगठन चलते हैं। मूव टू दी MCQs, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए वी विल कम अप विद सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हों। तो सबसे ये हर उस व्यक्ति के लिए सुटेबल है जो कि UPSC, स्टेट PCS, डिफेंस, रेलवेज एक्सेट्रा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना करियर इन फील्ड्स में बनाना चाहते हैं। जनरल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जाम्स। So let's run through the questions quickly. Who can vote to elect the president of India? भारत के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए कौन वोट कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, ओनली द लोकसभा मेंबर्स, ओनली द राज्यसभा मेंबर और नन ऑफ द एबव। इन चार ऑप्शंस में से जो सही है उस पर हमें टिक लगाना होता है एंड द करेंट ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2022 द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन इंडिया। कौन सा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2022 में? 12th, 14th, 15th और 18th। करेक्ट आंसर इज आंसर सी विच इज़ 15th। सो द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट है वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वो 15th इलेक्शन हुआ था जिसको उन्होंने जीता था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हु सर्व्ड एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल और APJ अब्दुल कलाम एंड द करेक्ट आंसर इज रामनाथ कोविंद। Now let's move to question number 4. Who cannot vote for the president of India? याद रखिए नॉर्मली जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस UPSC वगैरह में पूछे जाते हैं वो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड्स के साथ खेला जाता है। यहाँ पर पहले हमने देखा था कौन वोट कर सकता है, अब हम देख रहे हैं कौन वोट नहीं कर सकता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता? एंड द आंसर इज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का वोट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल इज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 71, आर्टिकल 54, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 58। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 54। नंबर 6। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा पाटिल, लक्ष्मी सहगल, इंदिरा गांधी और अंबिका सोनी। वेरी इजी आंसर, द आंसर इज ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Who is the sitting president of India? I think everybody should know it, and if you don't know then there is a big concern because the options are Pranab Mukherjee, Ramnath Kovind, Draupadi Murmu और APJ Abdul Kalam। कौन है? The correct answer is Draupadi Murmu। Now question number 8. What is the minimum age to contest presidential elections? 25, 18, 65 और 35। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कंटेस्ट करने की? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 35। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गेट इलेक्टेड अनअपोज्ड? कौन थे जो कि भारत में राष्ट्रपति बने सर्वसम्मति से, यानी उनका इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी? एंड द ऑप्शन आर बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नीलम संजीवा रेड्डी और प्रणब मुखर्जी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स with oath and affirmation by the President of India? Article 71, 60, 77 or 58, and the correct answer is option B, 60. Now move to the question number 11. Which article of Indian Constitution deals with term of the President? The option is 71, 56, 77 और 58। कौन सा अनुच्छेद जो कि टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कितने पीरियड के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, उनका कार्यकाल कितना होगा, वो डील करता है? आपके पास ऑप्शंस हैं 71, 56, 77 और 58 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 56। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी ओवरऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टर्मिनोलॉजी से कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 60, 77 और 58 एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 52। सो दीज आर सर्टन क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
इनके अलावा भी कुछ सवाल हो सकते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम अपना नया वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, विच इज़ रोल, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा फॉर द जनरल नॉलेज और फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, प्लीज़ लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब अस सो दैट वी कैन ब्रिंग new topics quickly. Thank you very much. Thank you, friends. बहुत टाइम सही। नमस्ते। आप चाहे मंदिर जाएं या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, आपको वहां जाने की इजाजत हमारा संविधान देता है। इसलिए आप अपना संविधान जानें। उसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद। क्या आपको पता है संविधान क्या है? नहीं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ संविधान क्या है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे राज्य और अन्य संगठन चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो कि रिलेटेड होंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी भारत के संविधान के निर्माण से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज, डिफेंस, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ये जो सवाल हैं इनका जवाब एज अ भारतीय हम लोगों के पास होना चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको बता सकें कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस असेंबली का कंपोजिशन किस प्रकार का था, उसका रोल क्या था भारत के संविधान को बनाने में और भारत के संविधान को इन्फोर्स करने में, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन सी कमिटीज़ थी और हर कमेटी का अपना क्या क्या रोल था और किस तरीके से ये जो कमेटी थी ये डिस्कशंस करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और ड्राफ्ट रेडी किया करती थी। सो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन 1, ड्राफ्टिंग कमिटी इज रिलेटेड विद डॉक्टर B.R. Ambedkar. Option 2, Committee of Fundamental and Minority Rights are related to Sardar Vallabhbhai Patel. Option 3, Union Constitution Assembly is related to Pandit Jawaharlal Nehru. इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एग्जाम्स में नॉर्मली मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स के आंसर्स के जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो नीचे हमने हाईलाइट किए हैं। समय के अभाव के कारण हम इसे हर बार नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसके सवाल को पूछा जाता है। तो जो आंसर्स के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं वो दिए जा सकते हैं कि पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और पांचवा ऑप्शन जो नॉर्मली पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है, वो है कि नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1, यानी कौन सा स्टेटमेंट तीनों में से सही है, वो है ऑल द अबव, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसकी पहली मीटिंग 1946 में 9 दिसंबर को की गई, आज़ादी से पहले। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट सबमिट किया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑन 21 फरवरी 1948। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड करते थे उस कमेटी को जो कि फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स को ड्राफ्ट कर रही थी, और जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे उस कमेटी को जो कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसको जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हेड किया करते थे। सवाल जो दूसरा है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है वो सही से मैच नहीं किया गया है? ये सवाल रिलेटेड है जो हमारे देश ने प्रोविजंस, जो आर्टिकल्स, जो प्रोसीजर्स अलग अलग देशों से हमने इंपोर्ट किए, इंडिया में बोरो किए हमने, उनकी अच्छी चीज़ों को जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, कौन सी देश से क्या चीज़ हमने सीखी और अपने देश में लेकर के आए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट इज USA। दूसरा स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट इज आयरलैंड। ऑप्शन सी, द सोर्स ऑफ provision of residual power of the center is Australia, and the provision of suspension of fundamental rights ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया है। ये जो चार स्टेटमेंट्स हैं, इन चार स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी हमने उस देश से वो चीज़ बोरो नहीं की, इसके बारे में हमें बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर इज नॉट बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इट इज बोरोड फ्रॉम कैनेडा।
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो है वो हमने आयरलैंड से बोरो किया है, और वो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से 51 तक उसको मेंशन किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करती है, वो जो है वो हमने बोरो किया है अमेरिका से, और वो पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक ये इमरजेंसी प्रोविजंस को रखा गया है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने यूएसए से बोरो किया है। इसके अलावा भी हमने बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने बोरो की हैं अलग अलग देशों से। सो द अदर प्रोविजंस जो कि हमने अलग अलग देशों से बोरो किए हैं वो हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कनाडा से हमने बोरो किया है। कनाडा से ही हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट्स बोरो किया है, यानी अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, उसका जो प्रोसीजर है वो भी हमने कनाडा से लिया है। रेसिडुअल पावर रेस्ट एट सेंटर, ये भी हमने कनाडा से बोरो किया है। एंड द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी एक फेडरल सिस्टम जिसमें सेंटर और स्टेट हर जगह पर सरकारें होंगी, लेकिन उसमें जो देश की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा पावरफुल होगी। हमने आयरलैंड से बोरो किया है कि किस तरीके से राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से किए जा सकते हैं। हमने बोरो किया है अमेरिका से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका से बोरो की हैं। So now let's get to the third question. Which of the following statement is or are correct? First है Constitution initially contained 395 articles and 8 schedules. D.P. Khaitan was replaced by T.T. Krishnamachari in drafting committee. Some provisions regarding election, citizenship, etc. came into force before 26th January 1950. यानी हालांकि हम बोलते तो हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 है, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस इलेक्शन और सिटीजनशिप के क्या पहले ही आ गए थे? इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? आंसर ऑफ दिस इज ऑल द अबव, यानी सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो सारे ही सही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1948, यानी हमने जो फाइनल ड्राफ्ट दिया था वो 1948 में दिया था, और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को। प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। जो प्रियम्बल है इनेक्ट किया गया आफ्टर ऑल द प्रोविजंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स जितने भी हैं उनके आने के बाद प्रियम्बल को लिया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स, नेमली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मिस्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, लादी कृष्णमस्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अय्यर नागर। नमस्ते। आप चाहे मंदिर जाएं या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, आपको वहां जाने की इजाजत हमारा संविधान देता है। इसलिए आप अपना संविधान जानें। उसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद। क्या आपको पता है संविधान क्या है? नहीं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ संविधान क्या है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे राज्य और संगठन चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे को मोटिवेट किया कि हम अपना ये पहला वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने समय पे उपस्थित हो सकें। वो सभी लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या लाइक किया और साथ ही साथ हमें डायरेक्टली जुड़ करके हमें फीडबैक प्रदान किया, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो टॉपिक पिछले 6 महीने से लगातार न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इन सब में काफ़ी ज़्यादा डिबेटेड है, और उस टॉपिक का नाम है कि क्या भारत की सरकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है? कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एक ऐसा सवाल जिसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं दी, अलग अलग डिस्कशंस में अलग अलग बातें करी, लेकिन आज हम बात करेंगे
कि भारतीय संविधान में लिखी हुई जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स, उन प्रोसीजर्स या उन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए क्या भारत की सरकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है? इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। पहला अमेंडमेंट और दूसरा चेंज। नॉर्मली इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, जबकि चेंज का मतलब होता है बदलाव करना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, पर बदलाव नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान बदला नहीं जा सकता, इसे सुधारा जा सकता है। और उसको सुधारने के लिए आर्टिकल 368 ने, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल है 368, उसने इंडियन पार्लियामेंट को पावर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सके। इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद, ना कि भारतीय सरकार। सरकार और संसद दोनों में फ़र्क है। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर फैसला करते हैं, जबकि सरकार कैबिनेट के थ्रू डिसीजन मेकिंग करती है। इसलिए ये कहना कि भारतीय संविधान को सरकार बदल सकती है, ये बिल्कुल ही अनुचित होगा। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान को सिर्फ भारत की संसद में ही सुधार किया जा सकता है और उसे सरकार एक तरफा बदलाव या सुधार नहीं कर सकती। ध्यान रखिए कि एक बार फिर से इंडियन पार्लियामेंट के पास ये डिसीजन मेकिंग है, भारतीय सरकार के पास नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सुधार हैं वो किस तरीके से किए जा सकते हैं और उसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है। तो कोई भी सुधार अगर हमें अपने संविधान में करना है तो सबसे पहले एक विधेयक यानी एक बिल जो कि इस सुधार के लिए हो, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी हाउस में कोई भी व्यक्ति जो कि इस हाउस का मेंबर हो, वो एक बिल प्रेजेंट कर सकता है। याद रखिए, इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर की राजस्थान असेंबली या फिर आपका आंध्र प्रदेश असेंबली, यहाँ पर इनके पास कोई भी राइट्स नहीं होते कि वो भारत के संविधान में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव कर सकें। तो पहला स्टेप हुआ कि बिल प्रेजेंट किया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज अमेंडमेंट का, और वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति इसे प्रेजेंट कर सकता है। इस बिल को प्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर होना आवश्यक नहीं है, और ना ही बिल प्रेजेंट करने से पहले हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई रिटन या मौखिक अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। जब हम बिल प्रेजेंट करते हैं तो बिल को डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का बिल, किस तरह का विधेयक, किस तरह का सुधार हमारे संविधान में करने की बात की जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास करना आवश्यक होता है। जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, तो इसका मतलब होता है 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि एक हाउस के हैं। यानी अगर हम लोकसभा की बात करें आज की डेट में तो 543 मेंबर हैं। तो मोर देन 50% का मतलब होता है कि आउट ऑफ 543 272 लोग हमारे इस बिल के पक्ष में वोट करें, तब जाकर के ये बिल पास किया जा सकता है। साथ ही साथ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, हालांकि 543 लोगों का एक सदन है लोकसभा का, पर यह आवश्यक नहीं है कि हर वक्त 543 लोग बिल प्रेजेंट करते वक्त या बिल के समय वोटिंग होते वक्त प्रेजेंट रहें। तो जितने भी लोग बिल के वक्त वोटिंग करते वक्त प्रेजेंट हैं, उन लोगों का 2/3 बहुमत होने से ही ये बिल को पास किया जा सकता है, अदरवाइज़ उस बिल को हम पास नहीं कर सकते। इसके बारे में जानकारी हम आने वाले स्लाइड्स में और डिटेल में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका अगला स्टेप जो है वो ये है कि
कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद इन बिल्स को कंसेंट लेना होता है 50% ऑफ इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर से। यानी जो राज्य की सरकारें होती हैं, जो राज्य का लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा जो होती है, उन विधानसभाओं से इनको 50% प्लस की मेजॉरिटी से बिल पास कराना होता है। और देश में अगर आज की डेट में 28 राज्य हैं तो 28 में से 14 राज्यों को ये बिल पास करना होता है अपने लेजिस्लेचर में, तभी जा कर के ये जो अमेंडमेंट है, ये जो सुधार है, ये लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये सब केसेस में नहीं होता, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है, जिसके बारे में चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में आगे आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। वंस द अमेंडमेंट इज पास्ड, एक बार जब दोनों पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से हमारा बिल पास होता है, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य सरकार, राज्य की जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो विधानसभा होती है, वहाँ पर जो बिल पास होता है, उसके बाद पार्लियामेंट से ये बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस बिल के ऊपर अप्रूवल्स नहीं आते, तब तक ये बिल को पास नहीं किया जाता, और तब तक ये जो सुधार है इसे पेंडिंग रखा जाता है। यानी कि इस सुधार का फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब हमारे लिए ये अभी तक तो हम ये समझ चुके हैं कि भाई बिल को सुधार कैसे किया जा सकता है। बिल को सुधारने के लिए हमें क्या क्या चीज़, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, या स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल, इसके बाद ही एक बिल को पास किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि यार ये जो स्पेशल अप्रूवल्स हैं, या फिर जो सिंपल मेजॉरिटी है, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट है, ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया किस तरह के अमेंडमेंट्स हैं और उनको पास करने का क्या तरीका है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से भी पास करा सकती है, और उन अमेंडमेंट्स को लागू किया जा सकता है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी 50% ऑफ विधानसभा जो कि देश में है, उन 50% विधानसभाओं के द्वारा इस बिल के ऊपर कंसेंट देना आवश्यक होता है, तब जाकर के इन बिल्स को पास किया जा सकता है। तो 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन विथ फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल मेजॉरिटी की। क्या है ये सिंपल मेजॉरिटी? जैसा कि वर्ड बता रहा है आपको, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि एक बिल जिसको हमने अमेंडमेंट के लिए पेश किया, आर्टिकल 368 के अंतर्गत, उस बिल को दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास करे बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि एक पार्लियामेंट में है, उसका 50% + 1 से उस बिल को पास कराना चाहिए, और दोनों सदन जब इसे पास कर देते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, तो इस तरह के अमेंडमेंट्स को लागू किया जा सकता है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए, किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मल अप्रूवल इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बिना कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस जिसके बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें कि अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से, वो हैं एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर सरकार को नया स्टेट बनाना चाहती है, अगर वो किसी स्टेट की बाउंड्री में कोई चेंजेस करना चाहती है, यानी बाउंड्री को चेंज करना चाहती है, स्टेट के नाम को बदलना चाहती है, रूल्स जो कि आपके पार्लियामेंट को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन रूल्स के अंदर के चेंजेस, सिटीजनशिप को एक्वायर करना, सिटीजनशिप देना और सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना,
इलेक्शंस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से कराना, ये सारी चीज़ों को सिंपल मेजॉरिटी से इसके बीच में अगर किसी तरह का कोई सुधार रिकमेंड किया जाता है तो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरे तरह के अमेंडमेंट की, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। जैसा कि वर्ड स्पेशल दिया गया है इसमें, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में आपको दो पैरामीटर्स को कंप्लीटली पूरा करना पड़ता है। जैसे पहला पैरामीटर है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। मींस अगर लोकसभा में कोई बिल दिया गया है तो लोकसभा में कुल मिलाकर के 543 मेंबर्स होते हैं और उसका 50%, मोर देन 50%, 272 MPs का होता है। तो अगर हमें स्पेशल मेजॉरिटी से कोई बिल पास करना है तो पहले हमें कम से कम 272 लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उस वक्त जिस वक्त की वोटिंग की जा रही है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन लोगों का 2/3 बहुमत हमारे पास होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए उस वक्त सिर्फ 500 लोग ही सदन में मौजूद हैं तो 500 लोगों का 2/3, कोई बता पाएंगे कि 2/3 कितना होता है? प्लीज़ अगर आप बता सकते हैं तो फटाफट कमेंट में मेंशन करें। हालांकि 2/3 500 का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है तो 500 का अगर हम 2/3 बहुमत की बात करें तो वो होता है 334, यानी 334। अब हमें ये देखना होता है कि एक जगह पर जब हम बात कर रहे हैं 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप मींस 272, और दूसरा 2/3 ऑफ द पीपल जो कि प्रेजेंट हैं उस वक्त और वोट कर रहे हैं उसका, जो कि अगर 500 लोग प्रेजेंट हैं तो उसका होता है 334। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस वक्त 334 लोगों की सहमति की ज़रूरत होती है उस बिल को पार कराने के लिए। इनमें से 272 और 334 ये जो दो नंबर है, इनमें से जो भी नंबर अधिक होगा उस नंबर को फॉलो किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी में। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ जिससे ये ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर 543 मेंबर्स एक हाउस में हैं तो 543 का आधा से ज़्यादा 272 होता है। लेकिन मान लीजिए जिस दिन ये विधेयक पेश हुआ उस दिन मात्र और मात्र 300 लोग ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट थे और 300 लोग ही वोट कर रहे थे। तो 300 लोग अगर वोट करने जाते हैं तो 300 का 2/3 200 होता है। यानी 200 लोग अगर बिल के समर्थन में अगर वोट करेंगे तो ये जो 200 लोग हैं ये 2/3 बहुमत को क्वालिफाई करेगा। बट अगर मान लीजिए 200 लोगों ने वोट कर तो दिया बिल के फेवर में, लेकिन 50% ऑफ द हाउस क्या है? 272। तो इन दैट केस जो 300 लोग वोट कर रहे हैं उसमें से 272 लोगों को समर्थन देना होगा, तब जाकर के बिल को पास किया जा सकता है, ना कि 200। यानी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो नंबर काउंट किया जाएगा। और इस तरह के अमेंडमेंट किस तरह के प्रोविजंस में कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स आर जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो हमारे सरकार की स्टेट पॉलिसी होती है उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, या हर वो प्रोविज़न जो कि टाइप 1 ऑफ अमेंडमेंट और टाइप 3 जो कि हम आगे पढ़ेंगे या आगे जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो उसमें जो चीज़ें कवर नहीं होती वो सारी के सारे अमेंडमेंट्स को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही किया जाता है। याद रखिए, हमेशा चाहे किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसके बाद तीसरे तरह का अप्रूवल जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट कंसेंट, यानी दोनों सदन तो पारित करें स्पेशल मेजॉरिटी से, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा
कि 50% ऑफ द टोटल मेंबर एंड 2/3 ऑफ द टोटल पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग में से जो ज़्यादा नंबर होगा उतने यस होने के बाद ही स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ होती है। और जब स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों सदन किसी बिल को पारित करते हैं और उसके बाद उन बिलों के ऊपर हमें राज्य के जो विधानसभाएं हैं वहाँ से जो हमें कंसेंट चाहिए होती है वो कंसेंट लेने के बाद ही हम चेंजेस कर सकते हैं। तो कितने परसेंट विधानसभाओं से कंसेंट चाहिए होती है? 50% ऑफ द टोटल विधानसभा जो कि उस वक्त एक्टिव है। यानी अगर 28 राज्य है हमारे पास तो 28 में से 14 राज्यों की विधानसभा से ये बिल पारित होना चाहिए विथ अ सिंपल मेजॉरिटी। यानी जितने लोग प्रेजेंट हैं वो वोट करें और अगर उनका 50% से ऊपर होता है तो वो बिल पारित हो जाता है और तब वो काउंट होता है स्टेट कंसेंट के अंतर्गत। वंस दी स्टेट कंसेंट मिलता है उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं और ये बिल पारित माना जाता है। बट रिमेंबर 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। इलेक्शन ये किस तरह के प्रोविजंस हैं जिसको इस तरीके से सुधारा जा सकता है? वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स दिए हुए हैं उन पावर्स का किस एक्सटेंट तक वो पावर्स होने चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का सुधार अगर किया जाए तो वो अमेंडमेंट 3 टाइप से ही किया जा सकता है। एनी ऑफ द प्रोविजन लिस्टेड इन शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। यानी ये जो पावर पार्लियामेंट को दी गई है ना, अगर आप कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का करना चाहते हैं, प्रोसीजर में करना चाहते हैं, तो आपको जहाँ पर कि स्टेट इन्वॉल्व है वहाँ पर आपको इस 3rd कैटेगरी से ही किया जा सकता है। और फाइनली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आजकल हम सुनते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दखल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दखल भी सरकार नहीं दे सकती, पार्लियामेंट कर सकती है। तो कोई भी प्रोविज़न रिलेटेड विथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी स्पेशल मेजॉरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट कंसेंट के साथ ही पारित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए तीनों तरह के अमेंडमेंट्स। हमने अभी तक देखा कि क्या सरकार बदल सकती है संविधान। हमें समझ में आया कि आर्टिकल 368 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, अमेंडमेंट का इस्तेमाल करता है और चेंज का इस्तेमाल करता है और कहता है कि संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता बल्कि संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है। कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? 3 तरीक़ों से अमेंडमेंट को किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम बात करते हैं कि कितना स्कोप है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम चर्चाएं कर रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान खतरे में है। तो पहले आप ये समझिए कि हमारे देश के जो संविधान है उसको अमेंड यानी उसमें सुधार करने की क्या गुंजाइश बनती है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 can amend any part of constitution including fundamental rights but without affecting the basic structure of constitution। 368 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट किसी भी तरह के संशोधन को कर सकता है, किसी भी तरह के सुधार को कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, जो कि इंक्लूड करते हैं हमारे संविधान के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को। उसको भी अगर चाहें तो पार्लियामेंट उसमें सुधार कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हमारे संविधान की जो बेसिक नींव है, जिसके आधार पर यह संविधान लिखा गया है, उसको अफेक्ट किए बिना
किसी भी तरह का सुधार पार्लियामेंट अंडर 368 आर्टिकल कर सकता है। हालांकि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट किया जा सकता है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान सर्वप्रथम है, सबसे ऊपर है। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस देना मैंडेटरी है। द सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश में जो कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि देश में हिंदुत्व है, देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ना ही देश को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाया जा सकता है और ना ही देश को एक इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। संविधान कहता है कि देश सेकुलर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो भी हमारे जजेस हैं, जो भी हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको इंडिपेंडेंस दी जाए। इनको सरकार के डे टू डे फंक्शनिंग में इनकी कोई रिपोर्टिंग ना हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी जो इलेक्टेड नेता हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, और जो जुडिशरी है, इनके बीच में अलग अलग तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। उस पावर्स को उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना और उस डिस्ट्रीब्यूशन को में सुधार करने के लिए इस बेसिक स्ट्रक्चर में इसे शामिल किया गया है। पार्लियामेंट सिस्टम, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, यानी जितने भी लोग हमारे देश में काम करते हैं, रहते हैं या हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें जस्टिस का एक्सेस मिलना चाहिए और जो लॉ का रूल होना चाहिए। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं संविधान के और जो फंडामेंटल राइट हर नागरिक को मिले हैं, उनके बीच में एक हार्मनी और एक बैलेंस होना चाहिए। और बहुत ही लिमिटेड पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो अपने आप किसी भी अपने दम पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को सुधार कर सके। उसके लिए बहुत ही लिमिटेड पावर उन्हें प्रोवाइड की गई है, जो कि इसके अंदर है। सो समरी ऑफ लर्निंग क्या है? कैन इंडियन गवर्नमेंट चेंज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज नो, बिकॉज जो पावर्स हैं आर्टिकल 368 के, वो पावर्स इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है। बट एट द सेम टाइम वो पावर्स जो कि इंडियन पार्लियामेंट के पास हैं, वो अमेंडमेंट करने के लिए हैं, सुधार करने के लिए हैं, बदलाव करने के लिए नहीं। कैन पार्लियामेंट अमेंड वेरियस प्रोविजंस? यस, पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं वेरियस प्रोविजंस को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोविजन जिसे हम जिसे हम सुधारना चाहते हैं, और उसके अप्रूवल मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट इस तरह के प्रोविजंस में सुधार ला सकती है। सो ये तो था हमारा एक छोटा सा प्रयास, जहाँ पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक काफ़ी दिनों से चला आ रहा था कि संविधान में बदलाव किया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, उसके बारे में एक संवैधानिक रूप से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे इस चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके की नॉलेज को अगर आप पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी से संविधान के अलग अलग हिस्सों को आपके लिए लेकर के आएँ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें
और किसी भी तरीके का फीडबैक अगर आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेल अस at aapkasamvidhan@gmail.com. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक at आपका संविधान हमारा ID है. Thank you very much and see you soon. Thank you once again to all my lovely audience. Thank you very much.